Yeah, yeah. Mic, yes. The mic is on? Yeah, the Yes. mic is on. हाँ जी, आप लोग on. Okay. So, good evening and welcome everyone to Open Canvas Kala ke Kisse with Cutting Chai. So, I would like to introduce our guest speaker first, Mr. Om Katare ji. He is an Indian actor involved in Bollywood and theatre, and additionally, he serves as a director and playwright under the banner of Yatri Theatre, which he has established in 1979. His theatre group has presented over 50 plays through almost 5,000 shows, and alongside his team, he organizes performances in Mumbai, all over India, and internationally as well. So, I would like to introduce our designer, our visual communication designer, Kanchan Dhankani, who has conceptualized this entire exhibition and the installation as well. She is the founder of Kanchais, and she has designed the packaging for major FMGC brands like Tata, Henko, Dove, and more. So I would like to invite her to continue this conversation further. Thank you, Shruti. That was lovely. And welcome to you. Thank and you. हम तो वैसे ही बहुत डीप चले गए थे in our talks. But I think we have the flow. We were almost there. And जहाँ पे आपने कहा कि about the youth. हाँ I think yes, that is today's problem. हाँ, टुडेज प्रॉब्लम वो उनका सारा का सारा फोकस जो है ना, फोन, सोशल मीडिया, और एक्टर हो, डायरेक्टर हो या राइटर हो, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप 150 नाटक पढ़ते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, राइटर्स कौन कौन से आपके कंट्री में हुए, कंट्री छोड़िए, महाराष्ट्र में ही, मराठी में या हिंदी में, तब तक आपका कम्युनिकेशन नहीं होता। मतलब आप जैसे कह लीजिए, कई बार हमारे एक्टर्स, जब कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो कि बहुत सारी चीज़ें बताता है, बोलता है, तो दे फील आउट ऑफ द प्लेस, बिकॉज वो फिर सुनते हैं बस, और कुछ नहीं है। वो अपना पार्टिसिपेशन या उनसे आप कोई क्वेश्चनिंग करें तो वो जवाब नहीं दे सकते। तो आई फील कि और सबको अच्छा एक्टर बनना है, और सबके दिमाग में एक इल्यूजन है कि मेरा ये फेवरेट है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपका अगर समझ लीजिए, फॉर इंस्टेंस शाहरुख खान फेवरेट है, तो उसकी लाइफ में उसने क्या स्ट्रगल किया वो तो पढ़ो पहले। वो कितने घंटे काम करता है या कितनी मेहनत करता है। इस तरह बाकी जो अचीवर्स हैं, जो रियली अपने टैलेंट के बल पे ऊपर आए, उनकी हिस्ट्री जब तक आपने उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो यहाँ पहुँचे कैसे। और मैंने ये भी कहा कि मैं तुम लोगों के सामने एग्जाम्पल हूँ कि विदाउट एनी सिंगल पैनी, विदाउट एनी मेंटोर, आई स्टार्टेड माई थिएटर कंपनी which has crossed 45 years with 5,000 plus shows and 100 productions. Wow. Amazing. and 45 workshops, जिसमें करीब 2 से 3 हजार बच्चे और बड़ों के साथ उन्होंने वर्कशॉप में काम किया। तो वो सुनते हैं बस। मैंने ये भी कोशिश की, अभी लास्ट ईयर वी हैड ए स्मॉल परफॉर्मेंस ऑन द इंटरनेशनल थिएटर डे। सो आई हैव मोर देन 4,000 बुक्स थिएटर पे, प्लेस वगैरह। तो मैंने बहुत सारी बुक्स जो है ना, करीब 100-200 बुक्स डोनेट भी की एक्टर्स को अपने। बट मैंने कहा पढ़ना इनको, पर कितना पढ़ा कितना नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ये थोड़ा है प्रॉब्लम। और इसकी वजह मुझे लगता है कि सोशल मीडिया है थोड़ा सा, बिकॉज हम लोग उसमें जो जैसा कि सोशल मीडिया या फ़ोन या अपना गूगल हमें बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, और कह लीजिए कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमें बनाया गया था। बट उसका इस्तेमाल हम लोग पूरे टाइम सिर्फ एयरपोर्ट जा रहे हैं वो भी डाल रहे हैं, टैक्सी पकड़ रहे हैं उसके भी फोटो डाल रहे हैं, इसमें एनर्जी ज़्यादा है। राइट। तो कंस्ट्रक्टिव तो कुछ हो नहीं रहा ना उसकी वजह, जबकि हो सकता है कि आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आप अगर उस पर कुछ अच्छी सी खबर डालते हैं
और लोगों को पसंद आती है तो धाड़ धाड़ इतने लाइक हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप करें, पोटेंशियल जो है उसका सही इस्तेमाल करें, तो वो नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा लगता है कि, और ये भी बोलता हूँ मैं कि भाई मेरी इनिंग मैंने खेल ली, मेरे इस एक्सपीरियंस से आप लोग फायदा नहीं उठा सकते मेरे साथ काम करके, तो इट्स यूजलेस। अभी जैसे इस फेस्टिवल में 50 एक्टर्स वर वर्किंग, हालांकि स्मूथ हुआ फेस्टिवल। हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है कि हमारे यहाँ जल्दी एक्टर भागते हो, बिकॉज हम वी हैव सम वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर यू जॉइन द ग्रुप। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब you ditch us once, you will not get shows. No entry again. Okay. So they have to be very careful. But बाकी ग्रुप में मैं बहुत सारे ग्रुप को जानता हूँ जहाँ 10 दिन पहले वो बोल देते हैं मेरी शूटिंग है, मैं नहीं कर पाऊंगा शो, मेरे 4 दिन पहले बोल देते। तो ये सब एक्टर्स करते हैं, लेकिन उसकी वजह यही है कि इनसिक्योरिटी बहुत है, थिएटर में पैसा नहीं है। तो वो फिर अपने सर्वाइवल के लिए शुरू में बहुत जोश में होते हैं, नहीं हमको तो सर थिएटर ही करना है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब 2 साल 3 साल निकल जाते हैं, घर से पैसा आते आते माँ बाप पूछने लगते हैं कि भाई कब तक पैसा मंगाओगे, कुछ तो करो। देन दे स्टार्टेड रनिंग फॉर द वर्क। वर्क क्या मिलने वाला है? एक लाखों लोगों में 1-2 लोग ऐसे हैं, या 10% या 5% जिनको सही ऐसा काम मिल जाता है जिसपे वो अपना खर्चा चला सके। रेस्ट ऑफ पीपल 1000, 2000, 3000 रुपए में काम कर रहे हैं, जो 90 दिन बाद मिलना है। टीवी पर आपने आज काम किया तो आपको 90 दिन बाद मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर आप 3000 रुपए रोज पे काम कर रहे हैं या 5000 पे कर रहे हैं, वो 90 दिन बाद तक सरवाइव कैसे करेंगे? एंड ट्रैकिंग, और इतना ट्रैकिंग करना है, आ रहा है और ट्रैकिंग करना है आपको। सो मेरा मतलब ये सब है। तो ये एनवायरनमेंट जो है, जो आजकल की जो ये तकलीफें है, एनवायरनमेंट है, वो थिएटर में रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करते ही ना, बहुत सारी बार बेचारे एक्टर्स की मजबूरी होती हुई चाह के भी उनको छोड़ना पड़ता है और वो कुछ और करने लगते हैं। और बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे पुराने, दे डिसाइड गो टू सीरियल एंड फिल्म्स। तो शुरू में काफी किया उन्होंने, बट अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। बिकॉज यहाँ पर द मोमेंट प्रोफेशनली यू डिमांड मोर मनी, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं एक सीरियल से दूसरे सीरियल, तीसरे सीरियल में, तो आप उम्मीद करते हैं कि जो आपने लास्ट टाइम पैसा लिया था उससे ज़्यादा मिले। जहां आपने ज़्यादा डिमांड की वो आप उसको छोड़ देते हैं, नए को ले लेते हैं। तो पता नहीं ये सब चीज़ें मुझे शुरू में ही मतलब इनका जजमेंट हो गया था। सो आई फोकस्ड ऑन माय थिएटर। वी आर द वन जिन्होंने पहली बार आज से 30 साल पहले, हमारे एक दोस्त हैं श्री LC सिंह, हु सपोर्टेड अवर फेस्टिवल, और पुणे में उनकी IT कंपनी है। व्हेन ही वाज इन TCS, उनका कुछ थिएटर देखते देखते उनसे दोस्ती हुई। फिर वो कहीं आउट ऑफ इंडिया चले गए, लौट के आए तो ही मेट मी, ही सेड कि यार मैं एक अपना प्रोडक्ट था अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च कर रहा हूँ, और इसके ऊपर तुम नाटक बनाओ। तो मुझे शुरू में समझ नहीं आया, मैंने कहा क्या ऐसी बातें कर रहे हैं ये सब, नाटक बनाओ। मैंने उनसे कहा मैं अपने नाटक में बिजी हूँ और ऐसा वैसा, तो मना कर। फिर उनका फोन आया, बोले यार वो लॉन्च है और तुम करो ना कुछ। तो मैंने कहा देखिए हमको पता नहीं है इसके बारे में, हमने कभी तब कंप्यूटर भी नहीं छुआ था, आई नहीं था मतलब हमारे घर में। तो बोले नहीं मैंने तुम्हारा नाटक देखा, मैं करवा लूँगा। मैंने कहा आपको विश्वास है? ठीक है। सो देन वी स्टार्टेड वर्किंग इन इट। Accounting software was released at Nehru Center through a 1-hour play. This is the first time in India it happened. कि प्ले के दौरान ही हमने कह दिया कि इससे अच्छा सॉफ्टवेयर हो ही नहीं सकता, इनडायरेक्टली। उसी में प्ले का डेमोन्स्ट्रेशन आ गया, कंपनी, इट वाज ए मल्टीमीडिया शो, कंपनी की फिल्म आ गई, सब आ गई, वो प्ले भी आ गया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि नेहरू सेंटर की लॉबी में उन्होंने ऑल इंडिया डीलर्स बुलाए थे, प्रेस बुलाई थी। जैसे ही शो खत्म हुआ, बाहर काउंटर लगाया था, ऑल इंडिया डीलर्स ने, शो का इम्पैक्ट इतना था कि 6 महीने का जो सॉफ्टवेयर था, अकाउंटिंग पैकेज था, वो 6 महीने का 1 दिन में खरीद लिया। एंड दे हैव टू मेक सेकंड वर्जन, थर्ड वर्जन, एंड देन
हम लोग TCS के लिए करीब 8 साल काम करते हैं, हर एक प्रोडक्ट क्या किसी न किसी प्ले के थ्रू लॉन्च कर रहे थे. दिस वाज न्यू वेंचर फॉर अस कि नाटक से हम लोग पूरा एडवर्टाइजिंग एंड लॉट ऑफ पीपल केम टू मी एंड दे सेड कि अरे वी हैव नॉट थॉट ऑफ दिस. Very unique idea. So 91 Oh, that's something. 91 में सोच लीजिए उस वक्त और TCS ने उसके ऊपर कुछ 40-50 लाख रुपए खर्च किया था लॉन्च. International press was there, then we performed that same play in Calcutta, Bombay, Bangalore. उसके बाद लगातार उनके शोज करते रहे, उसके प्रोडक्ट की मॉडलिंग करता था मैं. दैट गिव अस लॉट ऑफ मनी टू सर्वाइव इन थिएटर. सो ये हमें एक ट्रैक मिला. उसके बाद जब भी कोई इस तरह का कॉर्पोरेट काम आया हमने मना नहीं किया. हम पिछले करीब 10 साल से TCS के बाद हमने बिरला के लिए काम किया, ONGC के लिए किया, इंडियन ऑयल के लिए किया और HUL के लिए किया. और इनका भी कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट के ऊपर 10 मिनट के प्ले, 15 मिनट के प्ले शो करते गए. तो उससे एक चीज समझ में आई कि थिएटर की जो स्ट्रेंथ है वो उसका इस्तेमाल किसी भी रूप में हो सकता है. आई वॉज राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑल्सो फॉर देम, बट टेक्निकल चीजें उनसे पूछ लेते थे. व्हाट आर द पॉइंट्स. महिंद्रा के ट्रैक्टर डिवीजन के लिए हमने ट्रैक्टर पर प्ले बनाया. Interesting. अभी उनकी डीलर कॉन्फ्रेंस होती है 1 अगस्त में, तो ऑल इंडिया डीलर्स बुलाते हैं वो और डीलर्स को फेलिसिटेट करते हैं कि जिसकी भी ज्यादा सेल हुई, कुछ हुआ, तो इस तरह है. तो वो हमको हमारा जो भी एजेंसी के थ्रू हमको बुलाया कि ये आधे घंटे का प्ले बनाना है ये ट्रैक्टर के ऊपर. और ये सब सीरियस प्ले नहीं है, सब ह्यूमरस हैं. उसी में हम कह देते हैं कि महिंद्रा से अच्छा ट्रैक्टर किसी के पास नहीं. तो तो ये करते करते हमें बहुत सारी प्रैक्टिस हुई और ये इससे थोड़ा थिएटर को हमें सपोर्ट मिल जाता है. बिकॉज थिएटर में एक्सपेंस तो बहुत सारे हैं और उतना रिकवरी है नहीं. Right. फिर कुछ बुक लॉन्च भी की हम लोगों ने इस तरह की. Wow. हमारे एक दोस्त हैं प्रिया राज, वो कार्टूनिस्ट हैं. उन्होंने मुझे एक बार 2 अपनी बुक गिफ्ट की, तो मैं उनके कार्टून्स देखता रहा. उसमें से मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगे, तो मैं उनकी बुक प्लैनेट एम हुआ करता था पहले. Yes. वहाँ पर वो रिलीज कर रहे थे. तो मैंने उनसे ऐसे ही बातों में कहा आपके 3 कैरेक्टर के ऊपर एक प्ले बनाऊं क्या. So he was so thrilled. Yeah. He announced it without asking my consent. He said 10 तारीख को फलानी 10 तारीख को प्लैनेट एम पे कर रहे हैं. तो वो बुक रिलीज जब उन्होंने पोस्टर लगाया वहां, तो लोग ये देखने आए कि ये कार्टून कैरेक्टर्स के ऊपर प्ले कैसे बना. सो आई मीन टू से ये मेरा जो मतलब थिएटर के अलावा का ये सारी चीजें जो है ना, जब मौका मिलता है मैं करता रहता हूँ. बढ़िया. और ये I think that's a connect. That's the difference you made. बिकॉज ये पता नहीं वो हमारे सिंह साहब ने सिखाया सब. मोस्ट टफेस्ट प्ले वाज EX. मतलब इतनी भी मिस्टेक कैन टेक ओवर द प्ले, ऐसा था. Okay. तो हम लोग मतलब आप सोच लीजिए शो 7 बजे का था और हम लोग सारे एक्टर्स जो लोग ड्यूटी पे थे वो सब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए कि मैं आपसे बात करूंगा तो मेरा कंसंट्रेशन न टूट जाए. सो वी वर साइलेंट. जब शो खत्म हुआ और तालियां पड़नी शुरू हुई, देन हम लोगों ने सांस ली कि हो गया. बट उसने बहुत कुछ सिखाया. सो इट वाज रियली वंडरफुल. आपके राइटिंग्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे मे बी यू हैव समथिंग डीपर टू टॉक अबाउट, कुछ कनेक्शंस अबाउट योर लाइफ एंड द प्ले एंड द राइट. Yes. Sure. Please. My parents were always very fond of theatre, तो मैंने बचपन से बहुत थिएटर देखा है. पर अब मैं जैसे इस एज पे हूँ, when I look at my peers, कि अब मैं मम्मी पापा के साथ नहीं जाऊंगी, मैं peers के साथ जाती हूँ देखने. तो मेरे को जो एक इशू लगता है कि इतने अच्छे प्लेस होते हैं, पर हमारा जो तरीका ऑफ प्रमोटिंग देम है वो बहुत
20 years Vintage पुराना है, है, जो हाँ। पोस्टर्स हम बनाते हैं, दिस इज नॉट कॉस्ट वाली चीज नेसेसरली। हम्म। ये वो एक एस्थेटिक वाली एक चीज है कि आप जिस टारगेट ऑडियंस को कर रहे हो। कई सारे प्लेस रिवाइव भी होते हैं, वो कहते हैं हमने 20 साल पहले ऐसे किया तो वही पोस्टर चलाएंगे। बट द थिंग इज कि अगर आपको वो ना, मुझे मेरा एज ग्रुप है, मैं अर्ली 30s में, या मैं अपने छोटे भाई पर वो एज ग्रुप को पुश करना समथिंग आज की तारीख में बहुत डिफिकल्ट है। ओके और वो मेरे को लगता है बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड थिएटर ग्रुप्स भी वो उस तरह से प्रमोट नहीं कर There's a पाते miss there. हैं, एंड दे मिसिंग आउट ऑन सो मच, क्योंकि हर किसी के पास मुगल आजम जैसा बजट नहीं है। हाँ यहाँ there you are right. वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है, There you are right. सब जगह परफॉर्म कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ की वजह से। उनका पोस्टर देखिए इसमें यही आपने जो बताया मुगल आजम जैसा बजट, आज की डेट में एक पोस्टर हमारे पास डिजाइन करवाने के लिए या किसी भी थिएटर ग्रुप के पास उतने पैसे नहीं होते। प्रोफेशनल्स को लेने का मतलब है यू हैव टू पे, सिंपल। हम लोग कभी भी म्यूजिकल प्ले करते हैं तो अपने एक्टरों से में जो सिंगर्स हैं उनको पहले गवा के देखते हैं और रिजेक्ट करते हैं कि तुम नहीं गा सकते। म्यूजिशियंस को बुलाते हैं या म्यूजिक डायरेक्टर को, उनसे पूछते हैं इनको टेस्ट करो। तो म्यूजिकल प्ले को लेके मेरे दिमाग में सीधा ये है कि ये हर किसी की बस की बात नहीं है, प्रोफेशनल काम है। इसलिए पोस्टर जो आप बोल रहे हैं जिसमें बहुत सारे आइडियाज दिखे हैं और आज की जनरेशन से कम्युनिकेट करें, उसकी वजह सिर्फ यही है कि थिएटर ग्रुप्स के पास, जो भी थिएटर ग्रुप्स हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो शॉर्टकट है ये कि आपके ग्रुप में कोई डिजाइनर है, उसने कर लिया, आपने उसको समझा दिया, ये फोटो लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, हो गया। सो ये प्रॉब्लम तब होती है। लेकिन अगर हम जैसे अभी मैं आपको बताऊं एक और नया काम पिछले साल हमने किया, वो भी हम ही ने किया और हम अभी पहली बार हुआ। आपने शायद नाम सुना हो डॉक्टर मुकेश बत्रा, फेमस होम्योपैथी डॉक्टर। he is regular theater audience and regularly हमारे plays देखने बहुत आते हैं। He sent me his biographical book, so I was going through it। फिर पढ़ने के बाद 2 चैप्टर पढ़ने के बाद मुझे उसमें कुछ दिखाई दिया। So I said कि can I want to talk to you regarding your book। तो उनका मैसेज आया कि फ़ोन करो। मैंने फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा एक ही बात कि आपकी प्ले को, आपकी बुक को मैं स्टेज पे अडॉप्ट कर सकता हूँ आपकी लाइफ को। सो देन इट वाज हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन इंडियन थिएटर, इंडियन हिस्ट्री, बायोग्राफिकल प्ले वाज डन। ओके। एंड वी हैव डन 7 shows। सोफाया में हमने किया, 1000 लोग शो देख रहे थे एंड मुकेश बत्रा डेफिनेटली वाज प्रेजेंट और प्रेस थी, बहुत सारी थी। तो उस वक्त मैं आपको बोलूँ कि सिंस आई नो, मेरे ही एक्टर काम कर रहे थे, बट आई टोल्ड देम इफ यू मेक मिस्टेक यू विल बी आउट, नो सेकंड थॉट, सो बी ऑन योर टोज। एंड जितने टेक्नीशियंस थे, इट वॉज वेरी हैवी प्रोडक्शन, 25 एक्टर्स विद टेक्नीशियंस, वी हायर्ड ऑल प्रोफेशनल्स। तो हर चीज में प्रोफेशनल्स थे, तो ये दिक्कत नहीं हुई जो आप कह रहे हैं। हमने जो सोचा वही किया और उन्हीं को लिया जो लोग ये काम जानते हैं। थिएटर में क्या हुआ कि हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा है कि करते करते सीखता है आदमी, और फॉरेन में क्या है, सीखने के बाद आप काम करना शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ एक्टर जाते, तुमने कुछ किया है? नहीं सर, कर लूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं बैक स्टेज कर लूंगा। ये हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना कि प्रोफेशनल फील्ड में, मैं उनसे को बोलता हूँ कि आप सिंगर क्यों नहीं बनते हैं? नहीं, उसमें तो सीखना पड़ता है। एक्टिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप आज डिसाइड करें, कोई रोक सकता है आपको कल से? आप पता ही ना, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप अगर डिसाइड करें कि मुझे क्लासिकल सिंगर बनना है, तो आपको कोई रोक नहीं, आप खुद अपने आप को रोक लेंगी, क्योंकि आपको पता है आपका मजा आ जाएगा, यार आपको आता नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। सो ये एक वजह होती है। बट हम भी ऐसा चाहते हैं कि हम अपने प्ले के पोस्टर्स बहुत अच्छे से डिजाइन करें या प्रोफेशनल को लें, लेकिन कई बार ये सब चीजें स्पॉन्सर नहीं मिलता मैम, मजबूरियां हैं। I know what you're thinking. You're thinking social media and promotions. कॉस्ट एक्चुअली मैं डिफर करी, मैं कहीं कॉस्ट को प्रॉब्लम नहीं है। कई बार कॉन्सेप्ट Right. आजम के लोग हैं, उनका पोस्टर मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग नहीं है,
पर वो इतने साल से चल रहे होंगे और बजट बाकी चीजों को प्रमोशन करने का है, वो अलग चीज है, वो वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ज्यादा चलता है आई थिंक वो Gliazam than the promotion that they may be doing. अभी उसके बारे में थोड़ा सा हम बात नहीं कर पाएंगे, वो उसमें बहुत सारी चीजें हिस्ट्री उसकी है, वो हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं वो तो है, बट ऐसा होता है कि you need देखिए to basically just find a way कि जैसे हमारी जनरेशन फोन पे ढूंढे आज इस हफ्ते हो क्या रहा है, And they should be they attracted should by be it. Connect with चाहे वो them. एक लाइन हाँ. चीज हो, वो मैं पोस्टर एग्जांपल की तरह तौर पे बोल रही थी। आई फील मुझे New media. कर रहे हैं ना, वो new मैं media. आई फील, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अपने थिएटर ग्रुप के बारे में बताऊं कि एक शो से शुरू होके हम लोग 5000 शो पे पहुंचे हैं, ठीक है। जब आपका नाटक बहुत अच्छा होता है तो इन सब चीजों के मायने नहीं रखते। हमारा एक प्ले था हद कर दिया आपने, 550 शो किया हमने, देखा हमने, ठीक है। और हमने उसकी पब्लिसिटी की, आपने की। आपने क्या बोला, 200 लोग, जब 200 लोगों को पृथ्वी पर नाटक पसंद आता है, बाहर जाके क्या बोलते हैं हमको नहीं पता, लेकिन दूसरे दिन फुल होता है आपका शो, 30 दिन फुल होता है, और वो फुल करते ही चले जाते हैं। सो आपका अगर अंदर प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है तो एक लाइन काफी है, टुडे एट 6 and 9 PM, दैट्स इट। तो ये सब चीजें जो आप बोल रहे हैं वो अट्रैक्ट जरूर करेंगी, लेकिन अंदर का मसाला खराब हुआ तो क्या करें। ये बात भी एक्चुअली प्ले देखने का मजा जो पृथ्वी के अंदर आता है हाँ। और जो कोई भी थिएटर के अंदर आता है, उन दोनों में इतना ज्यादा फर्क हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी में इट्स लाइक यू आर अ पार्ट ऑफ द प्ले, Yeah. यू See, सो वो क्लोज टू यस द परफॉर्मेंस। सेम जो आप कह रहे हैं वैसा ऑडियंस का भी वही हाल है, एक्टर का भी वही हाल है। कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है वहाँ। दूसरी चीज वो ट्रूली थिएटर को प्रमोट करते हैं, और दूसरे थिएटर में तो आवर्सली थिएटर है। कई बार हम लोग सावरकर थिएटर है दादर में, वहाँ शो करते हैं तो हमको 8 बजे का शो है, 6 बजे थिएटर मिलता है। 2 घंटे में हमको सेट लगाना, लाइट करना, सब करना। वहाँ पृथ्वी, इफ यू हैव ए शो, वी गेट द पृथ्वी एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। रिहर्सल कर रहे हैं, सेट लगा रहे हैं, री चेक कर रहे हैं हर चीज, ये है वो है। तो शो जो पेम्पर्ड करते हैं वो लोग जिस तरह, इसलिए हम लोगों को कहीं और परफॉर्मेंस में मजा नहीं आता। दूसरी जगह जस्ट वोमिटिंग दी लाइंस है, ईज है, माहौल है। हाँ माहौल है थोड़ा। एनसीपी इज आफ्टर पृथ्वी, एनसीपी क्वाइट ओके, लेकिन बाकी थिएटर्स तो जस्ट दे आर ऑडिटोरियम्स, नॉट थिएटर। हायर जिसको करो आप 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, और बस अपना काम करके चले जाओ। दे हैव नो कनेक्शन कि आपके यहाँ प्ले कैसा हुआ। पृथ्वी इज वेरी कंसर्न अबाउट, एनसीपी इज वेरी कंसर्न अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्ले यू आर डूइंग देयर। बट बाकी थिएटर में कुछ नहीं, रेंट भरा है, आप कुछ भी करो, नाचो गाओ, जो करना है करो। सो ये डिफरेंस तो है, और ये डिफरेंस इसीलिए है कि 3 जनरेशन से वो लोग इसको संभाले हुए। दूसरे लोग इतना सेक्रीफाइस कहाँ कर रहे हैं। दे आर इंटरेस्टेड कि इनके यहाँ लॉस भी होते हैं कभी कभार, तो उन्होंने उसके जो भी सोर्सेस हैं तरीका खोजा है कि थिएटर का जो ऑरा है वो गड़बड़ ना हो किसी भी वजह से। कल्चर, हाँ, कल्चर जो वैल्यूज हैं वो रही, या किसी लेट कमर्स को नहीं आना है तो नहीं आना है, पहले दिन से अब तक है ना। या जो भी है, हम लोग बहुत सारे रूल्स अंदर के जो है हमें पता है, हम तोड़े नहीं, कोई भी उसको डैमेज न करे किसी भी लेवल पे। तो ये सब है। वह दूसरी जगह ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड विथ यू। जो थिएटर मैनेजमेंट है, दे आर नॉट कनेक्टेड। तो ये फर्क है। या तो जरा सी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कुणाल जी या तो आ जाएंगे, या उनके पास खबर पहुंचेगी तो कुछ रेक्टिफिकेशन होगा, कुछ होगा। वहां तो दूसरी जगह तो आप ईमेल भेजिए, एक कील भी ठोकना है तो ईमेल भेजिए, फिर हथौड़ी के लिए ईमेल भेजिए। ऐसा मतलब सोचिए आप, तो कनेक्शन ही नहीं, मतलब फिर तो वो है ना। तो घर जैसा माहौल उन्होंने बना के रखा है। और जेनिफर जी जो थी शशि जी की वाइफ, उन्होंने बना के रखा था, वही कैरी फॉरवर्ड हुआ संजना पे। संजना भी नहीं है, कुणाल है, सो दे आर डूइंग इट। आई मीन टू से ये बहुत ही रेयर है, इसीलिए आज पृथ्वी वर्ल्ड फेमस है। राइट। तो ये है। तो थिएटर के अंदर जो इम्प्रोवाइजेशन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब
फिल्म के जैसा रिटेक का नाम की तो कोई चीज होती नहीं है वहाँ पे। स्टेज पे इम्प्रोवाइजेशन नहीं होता है, लेकिन रिहर्सल वगैरह में होता है। रिहर्सल में improvisation। होता है। सोशल या पॉलिटिकल कमेंट रहता है तो इमीडिएट नहीं, इमीडिएटली नहीं होता है। ऐसा अगर हम लोग अपने एक्टर को अलाउ करने लगेंगे तो पूरा फिर तो नाटक टेक ओवर हो कैसा गया। जो भी है प्री डिसाइडेड होता है। Okay. हम लोग कई बार ऐड कर देते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वो रिहर्सल में हमने जैसे एक नियम बनाया हुआ है कि कितने भी शो हो जाएं, एक रिहर्सल हम लोग शो के पहले जरूर करेंगे, चाहे 100 शो हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो हम लोग जब करते हैं तो कुछ ऐड करना हो तो उधर बता देते हैं। जब एक एक्टर रिप्लेस होता है सर और कैरेक्टर वही रहता है, तो वो टाइम पे हाउ डिफिकल्ट हाउ इजी इट इज फॉर द न्यू एक्टर टू फिट इन दैट कैरेक्टर? डिपेंड ऑन एक्टर टू एक्टर। अगर अच्छा एक्टर है तो वो जल्दी समझ लेता है बात को, और अगर उसको पहले के ज़माने में तो प्रॉब्लम थी, अब तो हमारे पास वीडियो हैं कि अगर आपसे कोई रोल करवा रहे हैं तो आपको बोला गया, वीडियो दे दिया, स्क्रिप्ट दे दिया, आप देख लो इसको। सो डिपेंड एक्टर टू एक्टर। कुछ स्ट्रॉन्ग एक्टर होते हैं जो पिछले वाले से भी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि उनको पैरामीटर्स तो वही हैं जिसमें उनको बैठना है, कैरेक्टर तो चेंज नहीं होगा प्ले में। सो कई बार वो पुराने वाले वीडियो को देख के उसका हूबहू कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो गड़बड़ होती है, लेकिन अगर वो रोल को समझ लें और अपने तरीके से करें, यू परमिट हाँ अपने तरीके से करें, तो सुन के पता चल जाता ना कि ये इधर उधर किधर जा रहा, तो फिर समझा देते हैं। जैसे अभी आपने ये देखा प्ले, ये सब में ये पूरे ओरिजिनल कास्ट है, इसमें सब नए लोग थे। अब इसका कभी प्ले होगा और कोई नहीं अवेलेबल होगा तो फिर हम उसको, हाँ इसमें क्या होता ना, इसकी टेक्निक ये है कि देखिए एक एक्टर रनिंग प्ले से रिप्लेस हुआ तो जो एक्टर कर रहा है वो 50 शो तक ग्रो करके यहाँ पहुंच गया। अब जो नया एक्टर है उसको, और वो 1 महीने की या 1.5 महीने की रिहर्सल के बाद वहां पहुंचा वो, फिर शोज में इम्प्रूवमेंट होते होते जो नया एक्टर है वो उसको 5-6 रिहर्सल मिलेंगी। सो ही हैज टू डू हिज ओन होमवर्क टू कम टू दैट पॉइंट। उसके ऊपर उसका होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसको ये दिमाग में बैठना चाहिए कि हमें उस एक्टर के साथ compete करना है जो 50 शो कर चुका है, उसकी एक टोन सेट हो चुकी है, तो हमें अपनी टोन उसके साथ सेट करनी पड़ेगी। सो ही 5 रिहर्सल हमारे साथ कर रहा है, लेकिन उसकी खुद की स्टडी उस रोल के लिए होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार पढ़ के, ताकि उसका ऐसे डिसबैलेंस न लगे प्ले। बट फिर भी होता है ये सब, वो आप लोगों को नहीं पता चलता, हमको पता टेक्निकल तो आपको, हाँ। तो सर आपका रोल क्या होगा फिर उसमें, एज अ डायरेक्टर, एज अ राइटर, व्हाट इज योर रोल इन एम्पावरिंग योर एक्टर? मेरा रोल एक्टर के साथ उनको समझाना। पहली बात तो अगर वो सही तरीके से समझ गया किसी रोल को, फिर वो रोल तैयार करने के बाद मुझे सुनाएंगे, सुनाने के बाद उसके जो करेक्शंस हैं करूंगा मैं, नहीं समझ में आएगा करके दिखाऊंगा, बोल के दिखाऊंगा। तो इसी तरह सब मतलब पकड़ाना पड़ता है रोल, उनको समझ में आता है, कभी इधर उधर कंसंट्रेशन होता, उनको वहां से खींच के लाओ। सब हिटलर का रोल जो डायरेक्टर का रोल है आज की डेट में। विलन है तभी तो हीरो है। हाँ बिल्कुल, वो है, टफ है। उनका क्वेश्चन ही मैं थोड़ा आगे पूछ रही हूँ कि कोई एग्जांपल, कोई इंस्टेंस ऐसा हुआ कभी कि कोई एक्टर चेंज हुआ, कोई प्ले आपके दिमाग में आ रहा है, एंड फिर ऑडियंस का एक्सेप्टेंस ऐसे में कैसा रहा? जी ऑडियंस, देखिए 2 चीजें हैं। शुरू में जब मैंने एक पहला प्ले किया, उसका नाम था एक था गधा उर्फ अलदाद खान। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सटायर था और कंटेंट बेस्ड था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट था उसका। उस प्ले ने हमको ये समझाया कि आपकी अगर स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो एक्टर कुछ नहीं कर, कुछ उसकी दे हैव नो वैल्यू। फिर आप समझ लीजिए, मैंने आपसे एक रोल करवाया, प्ले चल गया, तो प्ले आप पे नहीं चल रहा, प्ले काहे पे चल रहा है, उसकी कहानी पर। आपको हटा के मैंने इनको ले लिया, इनको हटा के इनको ले लिया। एवरेज अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए, लेकिन लोग कोई नहीं पूछते, अरे वो नहीं है तो नहीं देखूंगा, ऐसा आज तक नहीं हुआ।
ये फिल्मों में होता है, हैं? ये फिल्मों में होता फिल्मों में, है, हाँ। सीरीज फिल्मों में में होता होता है, हाँ। हाँ, लेकिन ये है कि जब आप प्ले में से किसी को रिप्लेस करते हैं तो प्ले अगर सही एक्टर नहीं मिला तो डिटोरिएट तो होता है, डिटोरिएट होता है, फिर उसको समझाना पड़ता है कि आप सबसे मैच नहीं कर रहे हो। तो इसी वजह से मेरे यहाँ ये रूल सख्त है कि कोई भी अचानक छोड़ के नहीं जाए। आप 3 महीने पहले हमें बता दीजिए कि सर आगे नहीं कर पाऊंगा और मेरा रोल किसी को बोल दो, तो समझ लो आप छोड़ रही हैं, ठीक है। कि 3 महीने का आपने नोटिस दिया कि मैं अभी चल रहा समझ लीजिए फरवरी के, मैं मई के बाद शो नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने इनको बोल दिया कि ये रोल आपको मई से करना है, सो आप इनको ऑब्जर्व करो, सो इट बिकम इजी फॉर हर बिकॉज शी विल बी कीप सीइंग हर फॉर 3 मंथ शोज, याद कर लेंगी, इनकी परफॉर्मेंस भी देख लेंगी, तो टफ नहीं होता है। तो हम यही कोशिश करते हैं। इट्स अ वेरी डीप वर्क, या इट्स अ वेरी ऑफ कोर्स। सो जो अभी जैसे हमारे यहाँ 30-40 एक्टर हैं, उनमें से हम सोच सकते हैं 25 एक्टर ऐसे हैं जो बहुत सीरियसली चीज़ों को लेते हैं, 15 लोग से वॉक इन करने वाले हैं। हाँ, तो एक ही प्ले तक सीमित है, उनको समझ में आ जाता है एक प्ले में हमको कि इसको आप ज़्यादा ना दौड़ाइए, ये जो है ना जख्मी घोड़ा है। तो उसको वहीं पे फिर वो बोलेगा सर मुझे कोई रोल नहीं है, मेरे पास प्ले नहीं है, तो मतलब तेरा पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब है। सिंपल। तो ये सब चीजें हैं, ये सब मतलब पता नहीं सुन रहे होंगे एक्टर मुझे गाली कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। आपकी कोई एक ऐसी कहानी के बारे में बताइए जो आपके लाइफ से सिंक में है, लिंक में है। है कुछ ऐसा? लाइफ से लिंक में तो नहीं है, बट एक बिना प्ले है परफेक्ट फैमिली। हाँ, वो मैंने थोड़ा थोड़ा इधर उधर से, घर से इधर उधर से सबसे उठाया हुआ। तो मतलब यही सब चीजें हैं कि वो थोड़ा घर से इंस्पायर्ड किया। और जैसे उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो टीवी एडिक्टेड वाइफ है, तो मेरी वाइफ टीवी बहुत देखती है, सो आई थॉट कि इसके आसपास कुछ हो जाए, मतलब अगर वो टीवी भी देख रही है और कान में वो भी लगा है तो 2 बार बोलना पड़ेगा मुझे। तो उस कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए मैंने फिर एक प्ले लिखा। अब तो काफी शो हो गए, 60-70 शो हो गए उसके, परफेक्ट फैमिली। उसमें बेटा जो है वो MBA किया हुआ है, उसको म्यूजिक में जाना है, और बेटी जो है ना उसके 3-3 4-4 अफेयर टूट चुके हैं। सो पूरा घर अपने अपने लाइफ जगह, और मैं आई वॉज प्लेइंग ए हस्बैंड। सो मेरा कैरेक्टर कैसा है कि ये प्ले परफेक्शन पे है कि जो मेरे दादाजी थे और पिताजी थे उन्होंने हमको परफेक्शन का डोज दिया है, और लाइन बोली है कि जो आदमी परफेक्शन से काम नहीं कर सकता उसे जीने का कोई हक नहीं, उसे मर जाना चाहिए। सो ये जो लेके मैं पैदा हुआ, अब यही मैं लकड़ी से सबको हाँकता रहता हूँ पूरे घर को, और इसी पे पूरा प्ले है वो। और फाइनली आई हैव टू कंप्रोमाइज बिकॉज बच्चे और वो सुधरते हैं। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं से इंस्पायर करती हैं। बाकी अभी एक नया प्ले मैं सोच रहा हूँ लिखने की। आज ज्यादातर आप लोग यहाँ बैठे हो और मैं बता रहा हूँ कि सीइंग द रेशियो ऑफ डिवोर्स और रिलेशनशिप की जो आज हालत है, मतलब रेस्टलेसनेस कितनी है, जहाँ भी सुनने को मिलता है टूट रहा है रिलेशन, ये वो। ऐसे में एक फादर, बहुत ही मैच्योर्ड फादर, दुनिया देखी है उसने, समझदार है सब है, और उसकी बेटी जो है 2-2 3-3 अफेयर कर चुकी है, चौथे में वो अब फादर को बोलती फाइनल है, ये शादी करना चाहती है। एंड फादर इज एक्सप्लेनिंग और कन्विंसिंग हर यू शुड नॉट गेट मैरिड। इसी पे पूरा प्ले है। वाई वो तो बातचीत और डायलॉग है, बट वो है उसके, इसी पे पूरा प्ले है। तो देखिए लिख रहे हैं, जैसा बन जाए। तो सर व्हेन दिस थॉट स्टार्ट्स, अभी आपने टॉपिक एक शुरू किया, हाँ, आपने सोचा उसके बारे में, तो
पूरा साथ में सोचते हैं या नहीं, अभी ये दिमाग में चलता रहेगा। बस उसको- हाँ, चलता रहेगा, कुछ पढ़ते रहेंगे, वो सांसें क्लू ऐसे मिलते मिलते जब धीरे धीरे दिमाग में एकदम पूरा लिख जाएगा तो फिर मैं उसको लिखना शुरू करूंगा। तो लिखने का मतलब पूरा नहीं लिखूंगा, जितना दिमाग मतलब स्टॉक है दिमाग में उतना ही लिख के छोड़ दूंगा। आगे नहीं लिखा जाएगा तो नहीं लिखा जाएगा, फिर घूमता रहेगा, उसको बार बार पढ़ूंगा, फिर आगे का सीन बने, ऐसे करते करते। तो सीन मतलब सीन टू सीन नेक्स्ट 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 करके जा। पहले कहानी बाय लार्ज सोचनी पड़ती है, बिगिनिंग मिडिल एंड, और कई बार लिखते लिखते एंड चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रिवर्स में जाके मैंने प्ले लिखा। मतलब पहले एंड सोचा फिर प्ले लिखा। एक हम लोगों का प्ले है हम पांच, वो गर्ल चाइल्ड पे प्ले है। जो औरतें लड़कियों को पैदा करके कचरे के डब्बे में फेंक देती हैं, उस पर प्ले। तो क्या हुआ कि एक ऐसा इंसिडेंट पढ़ा मैंने, बोरीवली में कोई एक कचरे के डब्बे में अटैची में एक बच्ची को फेंक के चला गया। तो दिमाग में घूम रहा था वो पूरे दिन, काफी डिस्टर्ब था मैं उस दिन। सो शाम को मैं वॉक कर रहा था, वॉक करते करते जस्ट स्टक इन माय माइंड कि मैं इस पे प्ले लिखूंगा। तो पहले मैंने उसकी एंड स्पीच लिखी कि एक माँ अगर 4 ऐसी कचरे की में फेंकी हुई बच्चियों को, एक सीनियर नर्स जिसके हॉस्पिटल के बाहर लोग फेंक गए और उनको पाल पोस के बड़ा करे, तो क्या होगा। इट जस्ट थॉट इन माय माइंड। तो फिर धीरे धीरे बनता चला गया और काफ़ी सीरियस अटेम्प्ट था। हम लोगों ने बहुत शो किए और ये बाय कोइंसिडेंटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर आता है। बिकॉज एक औरत जो उनकी माँ नहीं है, उनको पढ़ा लिखा के इस दुनिया से लड़ने लायक बनाती है। उनको बच्चियों को नहीं पता कि उनकी माँ नहीं। नाटक के 5 मिनट पहले बच्चियों को पता चलता है कि वो उनकी माँ है। जब वो एंड में माँ एक और बच्ची को कहीं से उठा के लाती है और वो पूछती हैं बच्चियां कि कहाँ हो, कौन है ये, क्या है। बोले 10 सवाल मत पूछो, ये थोड़े दिन हमारे यहाँ ही रहेगी। तो एक एक लड़की बोलना शुरू कर दी। तब तक उसने माँ की डायरी पढ़ दी कि हमको पता है ये कहाँ से आई है, ये आपको कूपर हॉस्पिटल के बाहर कचरे के डब्बे में मिली ना। दूसरी बोलती है 26 साल पहले आपको दीदी भी वहीं मिली थी ना। ऐसे करके वो बताती है। सो देन शी जस्ट एक्सपोज, मतलब उसको पता चल जाता बच्चियों को। बट वो सब बोलती हैं नहीं आप ही हमारी माँ हो। एंड फिर वो औरत जो माँ है वो हाथ में न्यूली बॉर्न बच्ची को लेकर ऑडियंस से बात करती है काफी देर। तो ये प्ले था, काफी लोगों ने सराहा, काफी लोगों ने देखा भी। सो समटाइम ये सब जब आप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको इतना वो पकड़ के रखा। बहुत डिस्टर्ब था। तो लिखते वक्त बहुत रोया मैं। और मैंने जो लड़कियां काम कर रही थी उनको भी मैंने कहा ये कि इसको मतलब आप वो मुझे मतलब वो इतना धीरे धीरे करते मुझे किसी को उसके इमोशन समझाने नहीं पड़े। बिकॉज इट्स सो डीप कि वो अपने आप जहाँ रोना था रोई, जहाँ हंसना था हंसी। सो इट वॉज वंडरफुल, आई मीन टू से। आपने जैसे इसका बताया ये बच्चों का केस, ये एक कांस्टेंट सॉर्ट ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, बट इंडिया की लाइफ से बहुत कांस्टेंट प्रॉब्लम रही है। जैसे आपने मोबाइल फोन वाला बताया, ब्रेकअप और बॉयफ्रेंड्स का बताया, कोई न्यूअर एज न्यूअर जनरेशन ऑफ सॉर्ट है। आप इतने साल से बना रहे हैं, ओवर दोस इयर्स कुछ ऐसा आप वो जर्नी बता सकते हैं जैसे इंडिया की इकोनॉमी ऐसे चेंज होती है या जनरेशन चेंज हो रही है, वो क्या पैटर्न्स ऑफ एक कैरेक्टर राइटिंग आपका चेंज हुआ हो? राइटिंग चेंज हुआ है ना। बिकॉज देखिए पहले हमने बहुत सारे प्ले तो नहीं लिखे, जो भी प्लेज हैं वो हम ही कर रहे हैं। बट पुराने प्लेज जो किसी और राइटर की भी हम करते थे तो उनमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते थे टाइम टू टाइम।
क्योंकि वो जो लैंग्वेज थी और वो जो उसमें जो बहुत सारी बातें थी वो अपडेटेड नहीं थी। जैसे हम लोग का प्ले है चिंता छोड़ चिंतामणि, बहुत चला, करीब 450 शो हुए, तो उसको में हम लोग अपडेट करते ही रहते हैं। पुराना लिखा हुआ जनरेशन गैप की कहानी है, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जो आज चल रहा है उसको ऐड कर लेते हैं। उसमें कैरेक्टर्स हैं, एक क्रिकेटर है, एक लड़का हीरो बनने के चक्कर में है। मतलब मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, एक लड़की। एक लड़की एक साधु से ऑब्सेस्ड है, पूरे टाइम आश्रम में पड़ी रहती है। तो ये सबको अपडेट करता रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि अपडेटिंग नहीं हो, बट बहुत छोटी छोटी चीजें ऐड होती हैं। बाकी जो देश की इकोनॉमी या पॉलिटिकल सिनेरियो जो है, या कह लीजिए कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बहुत सारी बार बहुत सारी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं जो हो रही हैं, बट इन सब पे प्ले बनाना हमारे लिए रिस्की हो गया आज की डेट में। कब कौन उठ के खड़ा हो जाए और विरोध करने लगे और उछाल दे उसको। सो ये जरा था हम लोगों का, जैसे कह लीजिए आज़ादी थोड़ी सी इस वजह से थोड़ी छिन गई है एक्सप्रेशन, बिकॉज कोई भी आदमी आज की डेट में कुछ नहीं कर सकता है। रिलीजियस इश्यूज हो जाते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं, कास्टिज्म को लेके इश्यूज हो जाते हैं। तो इन सब को लेके थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं राइटिंग में। तो आपको ऐसे ही टॉपिक चुनना पड़ते हैं जो यूनिवर्सल हो, जिसमें कोई बुरा ना माने और आप अपनी बात भी कहते हैं। ये है सर, आपने सटायर भी लिखा, कॉमेडी भी लिखी, जी, सॉरो भी लिखा है। हाँ। What is your most close to your heart? What is your मोस्ट क्लोज टू हार्ट इज सम इशू बेस्ड चीजें, सोशल हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो, सीरियस। लेकिन सीरियस नाटक चलते नहीं है। बताऊं आपको, हम लोग का प्ले है कालचक्र, वो सीनियर सिटीजन की प्रॉब्लम को लेके है और हम लोग उसको 30 साल से कर रहे हैं। और सीनियर सिटीजन से हम चार्ज भी नहीं करते। उसमें एक इनिशिएटिव है, वो हम लोग वो मैसेज लगातार हम पब्लिक तक या आम दर्शकों को तक पहुंचाते हैं। उसी से हमने ये अपना फेस्टिवल ओपन किया था। पेरेंट्स एडॉप्शन पे वो प्ले है। सगे बच्चे माँ बाप को नहीं रखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं चैरिटी होम भेजना चाहते हैं, तो बाप अपने बेटे के बैग से पैसे निकाल के बगैर उसको बताए नब्बा टर्म्स में एक ऐड देता है कि जिस तरह बच्चे ना होने पे बच्चे गोद लेते हैं लोग, वैसे माँ बाप ना होने पे माँ बाप क्यों न गोद लिया जाए। इच्छा होने पर 70-75 साल का जोड़ा गोद लेने के उपलब्ध है। और एक हस्बैंड वाइफ इनको अपने, उनके माँ बाप नहीं है, उनको गोद लेते हैं ऑफिशियली। इस पर पूरा प्ले है। तो फर्स्ट हाफ वो अपने बच्चों के साथ, जिसमें उनको काफ़ी कुछ परेशानियां हैं, और सेकंड हाफ उसके साथ है जो गोद लेता है। तो 2 तरह के कैरेक्टर्स हैं उसमें। जिनका कोई नहीं है, उनके उस माँ बाप को वो अपने सगे माँ बाप से बढ़ के रखता है। तो ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। तो फेवरेट टॉपिक तो इशू ही बेस्ड चीज़ें हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि आप इन प्लेस को पब्लिक सीरियसली प्ले को नहीं देखना चाहती। काइंड ऑफ मैसेज जो आप देना चाहते हैं वो फिर हम अपने प्ले में मैसेज कुछ ना कुछ रखते हैं। जो जैसे ये जो प्ले आपने देखा था, उसमें भी मैसेज था कि एक आदमी कैसे लड़कियों को फंसा के या वो जो ले जाता है, तो मैसेज कुछ ना कुछ तो रहता ही है। बट एक डायरेक्टली मैसेज देने वाली जो स्थिति है अब नाटकों में, वो कम होती जा रही है, बिकॉज फिर वो अटैकिंग लगता है लोगों को। हाँ, क्योंकि जो हर तरह के लोग हैं, सो लोगों का मोर एंड मोर रुझान जो है ना, इंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा हो गया थिएटर। पहले, आज से आप 90s में जाइए, जब इस तरह नहीं था, तब बहुत सारे मराठी प्लेज, इशू बेस्ड प्लेज हुआ करते थे। घासीराम कोतवाल इतना बड़ा इशू हुआ था, उसको लेके सखाराम बाइंडर, पुरुष, ये सब में कुछ न कुछ इशू थे और उनको प्रॉब्लम हुई, बहुत सारा ऑब्जेक्शंस हुआ, कोर्ट कचहरीबाजी हुई। लेकिन अब इस तरह के प्ले हो नहीं रहे हैं। मराठी में फिर भी 1-2 प्ले हो रहे हैं। एक प्ले है मराठी में, मैं नाथुराम गौड से बोलता हूँ, तो उसको लेके बहुत कोर्ट कचहरीबाजी हुई, केस लड़ा सालों प्रोड्यूसर,
तो वो सब अब हिंदी में बहुत मुश्किल होती है, ये सब है। आगे क्या? आगे कुछ ऐसी चीज हो सकती है अभी भी प्लेज में, इनोवेशन में कुछ ऐसा जो, हो या सकता- आप कहीं ले जाना चाहे प्लेज को, योर विजन? हाँ, मतलब मेरे हिसाब से मेरी कोशिश ये है कि पहले अपने एक्टरों को और जैसे कह लीजिए सीरियसनेस की तरफ ले जाया जाए, जो अटैचमेंट है उनको हटाया जाए। दे हैव टू बी प्योरली फोकस्ड ऑन थिएटर, तब उनसे कुछ हम वैसा करवाएं जो हम करना चाहते हैं। बिकॉज अभी डिस्ट्रैक्टेड माइंड बहुत है कुछ लोगों के, सबके नहीं। तो कोशिश यही है कि अगली बार जब हम प्ले करें तो पहले एक हफ्ते का उनके साथ वर्कशॉप करके पहले उनको, उनके दिमाग में जो इधर उधर बहुत सारा कचरा जमा है उसको निकालें और उनको प्योरली फोकस करें कि ये प्ले करने के पीछे। हम 5 के टाइम हमने किया था ऐसा। काफी मेंटरशिप का काफी रोल रहता है इसमें। जी, मेंटरिंग का हाँ, काफी रोल रहता है बहुत। इसमें। या काफी डिटेल वर्क Writers रहता का है। भी योगदान होता है, लेकिन ऑफ कोर्स writers- ऑफ कोर्स विदाउट दैट तो मुश्किल ही है ना, वन वे हो जाएगा फिर तो, और वो फिर पपेट लगेंगे कि मैंने जो किया। सो आई ऑलवेज आस्क देम कि भाई तुमको क्या लग रहा। और कई बार बहुत सारे एक्टर प्ले को जैसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो स्क्रिप्ट को पढ़ते वक्त प्ले देख लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कई बार वो नहीं देख पाते हैं कि उनकी समझ में नहीं आती, फिर उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, और कई बार एक्सप्लेन करने के बाद वो नहीं समझ पाते। अब फिर मैं बोलता हूँ कि आप लोग रिहर्सल होने दो, फिर समझ में आएगा। फिर रिहर्सल होते ही उनको कनेक्टेड वो फील करने लगते हैं प्ले की कहानी से कि अच्छा ऐसा तो मैं, क्योंकि जो राइटर होता है अगर वही डायरेक्टर है तो उसके दिमाग में क्या है वो पेपर पे नहीं लिखता ब्रैकेट में, वो करवाता है वहां, करवाता है। तो वो उस सब से उसको प्ले देखने लगता है और फिर वो कंफर्ट फील करता है कि हाँ ऐसा, अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सो इट हैपेंस। बट जो रिटन प्लेज होते हैं जो बुक फॉर्म में हैं उनमें राइटर डिस्क्रिप्शन लिखता है। मराठी के करीब 30 प्ले हमने हिंदी में किए, एडप्ट किए हैं। उसमें बहुत खास डिस्क्रिप्शन ब्रैकेट में होता है, छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन भी होता है कि ये बात कैसे करती है, ये बोलती कैसे है, चलती कैसे है, इसके कपड़े कैसे होने चाहिए। तो ये सब मराठी प्लेज में जो रिटन बुक्स होती हैं उनमें एक्सप्लेनेशन होता है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ उसमें एक्सप्लेनेशन मेरा इतना डिटेल में नहीं लिखता हूँ, करवाता हूँ। So the writers- हाँ, सर आपने बॉलीवुड में भी काम किया? थोड़ा बहुत महाभारत में एक रोल किया था मैंने, अधिरथ, जिसके घर में कर्ण बह के आता है उसके फादर का। उनकी एक फिल्म भी की थी बी.आर. चोपड़ा की, आज की आवाज। और सीरियल वगैरह करते रहे उस वक्त, अब याद भी नहीं मुझे नाम हम किसी के। बहुत फर्क है ना दोनों में? हाँ, फर्क तो है, फर्क तो है। ऐड वगैरह करता रहता हूँ बीच बीच में मैं, आती हैं तो। और सीरियल का ऐसा हो गया कि उनका नौगांव में कहीं शूटिंग होनी है और 20-20 दिन उनको चाहिए एक साथ चंक में, तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रोज कुछ ना कुछ हमारे, आपके यहाँ नहीं आ पाता अगर मैं सीरियल कर रहा होता। उनका तो वैसे ही ना अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है वहां पर, क्योंकि वो बुला लेंगे आपको सुबह से शाम तक बिठा के रखें और शूट ना हो। सो ये सब की वजह से फिर अपने सारे काम छूट जाते हैं। ये सब एट ए टाइम आप कितने प्लेस लिखते हो? एट ए टाइम नहीं, एट ए टाइम Only one at a time? और क्या, एट ए टाइम दो 3 प्ले क्लैश हो जाएगा आगे। पैरेलल थॉट नहीं चलता है। सर आर्टिस्ट के, हमारे जो फाइन आर्टिस्ट रहते हैं जी, वो कई दफे मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो ऑयल में काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑयल पेंटिंग को एक प्रोसेस है कि एक लेयर के बाद में दूसरे लेयर के लिए उसको वेट जी, करना जी। होता है। पर उसका वो जो थॉट प्रोसेस है वो इमीडिएटली कभी कभी 3 कैमरा साथ में लगा देता है, कभी 2 कैमरा साथ में लगा देता है, वो काम करते जाता है। एज ए डिजाइनर भी हम लोग कभी घर कर रहे हैं, कभी ऑफिस कर रहे हैं। हाँ, यस, यू आर राइट। अभी जैसे देखिए जो प्ले तैयार हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी हमारे फेस्टिवल में
6 प्ले पृथ्वी पे थे और 4 प्ले पृथ्वी हाउस में थे, शॉर्ट प्लेस। उनमें 2 नए थे, तो लिखे हुए पहले के थे वो। एक प्ले हमने किया था, एक फेमस प्रतिभा राय हैं जिन्होंने एक बहुत ही फेमस नॉवल लिखा है द्रौपदी के नाम से ही, और वो अलग मतलब जनरली द्रौपदी महाभारत की है, उसकी कथा जब हम पढ़ते हैं तो वो सिर्फ चीर हरण और महाभारत का युद्ध तक सीमित है। उसने उनके पैदा होने से लेकर मरने तक की पूरी कथा लिखी है, और उसमें जो है ना जो आखिरी पोर्शन है उसमें द्रौपदी को इस बात का पश्चाताप है कि मैंने अगर अपने बालों को बांधने की जिद न ठानी होती तो ये युद्ध ना होता, और युद्ध ना होता तो कितनी माएँ के बच्चे ना मरते और कितनी औरतें विधवा ना होती। तो उसका जो उसका गिल्ट है उस पर पूरा प्ले है द्रौपदी। बहुत ही खूबसूरत है, करीब 25 मिनट का है, तो वो किया हम लोगों ने भी। और एक शॉर्ट प्ले और था जिसमें कर्ण कुंती संवाद है, जिसमें कर्ण को कुंती ये फोर्स कर रही है कि तुम पांडवों के बड़े भाई हो, मेरे बच्चे हो। पहली बार उसको बता रही है कि तुम मेरी कोख से जन्मे हो, तो तुम बड़े भाई हो और तुम पांडवों की तरफ से लड़ो। और वो बोलता है कि तुमने तो मुझे नदी में बहा दिया था, जब तुमने अपना मतलब कर्तव्य नहीं निभाया तो मुझसे कैसे उम्मीद करती हो। तो एक लंबा चंक है, बहुत खूबसूरत है दोनों। तो ये हुए वहाँ पर पृथ्वी पे, लोगों को बहुत पसंद आए। तो ये सब बीच बीच में शॉर्ट प्लेज में लिखता रहता हूँ। एक आप लोग YouTube पर मेरा चैनल है यात्री थिएटर, उस पर जाएंगे तो बहुत सारे शॉर्ट प्लेज हैं। एक हम लोगों का प्ले है फैमिली बिजनेस, वो बहुत बार हो चुका है और अभी भी हुआ था फेस्टिवल में, उसके कुछ 70-80 हज़ार व्यूज़ हैं, बल्कि लाख भी होंगे। वो सटायर है पूरा एजुकेशन पर, और बहुत पसंद करते हैं लोग। उसमें ऐसा है कि एक लड़के को उसके माँ और बाप दोनों फोर्स कर रहे हैं। माँ भी फोर्स करेगी, पिताजी जो काम करते हैं उस काम पर लग जा, तू पढ़ लिख लिया, नौकरी तलाश ली, नौकरी नहीं मिली, सब हुआ, 2 साल तक जूते घिस रहा, तो अब चॉइस नहीं है तो उस काम पर लग जा। और बेटा मना कर रहा है। क्या काम है ये अभी हमने रिवील नहीं किया उसमें। धीरे धीरे मारपीट बढ़ जाती है, झगड़ा बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो वो चिल्ला के बोलता है आप मेरे टुकड़े टुकड़े करते तो भी भीख नहीं मांगूंगा। तो पता चलता है कि एक भिखारी फैमिली ने अपने बेटे को MBA करवाया, उसको कहीं चांस नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो अब बेटे को बोला तो पुश्तैनी धंधे में बैठ जा, इसमें ना टैक्स है ना कुछ है। This is unbelievable. और उसके बाद वो लड़ रहा है, सब हो रहा है, मानते ही नहीं है वो, बहस करना। वो अंग्रेजी में बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के बीच बैठूंगा तो दोस्त पूछेंगे राम नारायण आज क्या करते हो, तो मैं कहूँगा मैं भीख मांगता हूँ। और इस आदमी के पास जो उसका बाप है उसके पास महालक्ष्मी मंदिर के नीचे की सीढ़ियों की जगह है, प्राइम लोकेशन है, बोलता रहेगा। तो समझा रहे हैं कि देख इतना लाखों की कमाई होगी। तो उसमें एक नेता आता है, पड़ोस में रहता है, वो उसको डांटता है कि तुमको यहाँ पर महाडा का फ्लैट लिस्ट दिया है, तुम हमारी छाती पे मूंग दलो। उसको समझाता है, फिर बोलता देखो ये मान नहीं रहा है। तो नेताजी उसको समझाते हैं। नेताजी बोलते हैं कि कभी ये भीख मांगना नीचता का काम रहा हो, अब नहीं रहा, अब तो हमारे सिस्टम में आ गया है। देखो हम लोगों को, देखो नेता लोगों को पहले टिकट के लिए भीख मांगनी पड़ती है, फिर वोट के लिए भीख मांगनी पड़ती है, फिर जीत गए किसी तरह तो पोर्टफोलियो के लिए भीख मांगनी पड़ती है। तो ये सब है। तो फाइनली वो मान जाता तो अब बैठ के वो अंग्रेजी में भीख मांग रहा है। फिर पढ़ा लिखा है। तो वहां से एक अंग्रेज गुजरता है और वो पूछता है उसको कि, बोलता है कि आई एम ए टूरिस्ट फ्रॉम लंदन एंड आई एम रोमिंग इन दिस कंट्री फॉर द लास्ट 1 month. लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दिस बिजनेस, सो व्हाट इज दिस बिजनेस कॉल्ड? बोलता BOS मीन्स, बोलता बिजनेस ऑन स्ट्रीट। एंड फैमिली बिजनेस है, उस पर आप देखना। आप लिखते हैं देवदासी में जब आप लिखते हैं
हिंदी में। हाँ, तो जब आपको देना होता है एक्टर्स को तो हाथ के लिखी स्क्रिप्ट देता हूँ। तो कोई आपसे मानता नहीं कि मुझे रोमन में लिखा हुआ है, हिंदी नहीं में रोमन में लिख, लिखा हुआ है। जिस दिन रोमन में लिखेंगे मैं यही पूछ रही थी, मैं दरवाजा। मेरा यही सवाल। हिंदी को जब एक्टर्स हमारे हिंदी बोलना थोड़ा मुश्किल नहीं, होता है। हमारा ग्रुप ज्वाइन करने से पहले जब हम ऑडिशन करते हैं नए ग्रुप नए एक्टर को लेने की, तो सबसे पहले सिर्फ पहला क्राइटेरिया आप हिंदी पढ़ सकते हो तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं, सवाल ही नहीं था। तो वो उसको अंग्रेज बोलता है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग दिस बिजनेस in your country. How many people are involved in this business? बोलते हो almost whole country. ये इतना मजेदार प्ले है, ये कहाँ से जन्मा, क्या हुआ? ये जन्मा बस लिखा बहुत साल हो गए इसको, 10-15 साल पहले। उसके बाद वो बोलता है कि I want to start this business in London with your company collaboration. Can I? तो बोलता है उसके लिए यू हैव टू मीट माय फादर, उसको कार्ड देता है, तो कार्ड पे 3-4 मोबाइल नंबर हैं, ऐसा वैसा। सो ये, और उसके बाद वो वहां पे बैठ के बोलता है कैन आई एक्सपीरियंस दिस विथ यू, एंड वहां बैठ के वो भी ये ख्याल कैसे आया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली सामना में एक छोटी सी इतनी सी रिपोर्ट छपी थी कि एक भिखारी जो है महालक्ष्मी स्टेशन पे मरा, तो उसकी बोरी के नीचे 2 लाख रुपए। यस, जस्ट थॉट ऑफ, वहां से वो स्टोरी बॉर्न हुई। बट हमारे एक्टर्स को बहुत मजा आता है इसमें करने में, और इसके बहुत शो हो गए, बहुत कई सारी टीमें कर चुकी, मतलब अभी हम लोगों ने किया तो ऑलमोस्ट काफी लोग थे। और ये शुरू में हम लोगों ने इसको इस तरह रखा है कि जो इसमें जो लड़का है जिसका है वो कॉर्पोरेट ऑफिस जैसा एटमॉस्फेयर है, जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि साउथ में क्या हाल है और वहाँ क्या हाल है, ये इंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पे लोग। वो बोलते सर वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है लैंग्वेज की वजह से, बोलता किसी को पकड़ो ये वो, तो रिवील नहीं होता क्या होता। और फिर वो ऑडियंस से बात करता है, ऑडियंस को, मतलब उसके पिताजी की पुण्यतिथि है आज, और वो फिर फ्लैशबैक में कहानी जाती है और वापस आती है कहानी, तो पता चलता है कि आज की डेट में वो मिलियनर है, पूरे देश में उसका नेटवर्क है, सब जगह उसके लोग हैं, ऑफिसेज खुले हुए हैं, सब भिखारी सब पूरे एकदम कॉर्पोरेट लेवल पे काम चल रहा है, मतलब MBA बैकग्राउंड से सब काम चल रहा है इतना डिटेल में। तो ये सब ये बहुत ही मजेदार था। ये YouTube पर है, आप परफेक्ट फैमिली है वहाँ। वो मजा नहीं आता जो पृथ्वी। हाँ, वो पृथ्वी हाउस में कर रहे थे हम लोग ये। अच्छा, जब आप शो देख रहे हैं उसके पैरेलल चल रहा था ये। अच्छा, हाँ। तो ये न्यूज आर्टिकल्स इज योर सोर्स? नहीं, ये कई बार क्लिक कर जाता है, क्लिक कर जाता है कि आपको क्लिक कर गया तो बन गया वो, तो इस तरह ही है। और इसके ऊपर का जो बिल्डअप है, आर्टिकल तो खैर उतना ही था, तो फिर वो तो जो बिल्डअप है, हाँ वो बिल्डअप है, उसको कहानी को अगर आप इसको डायरेक्टली कह दें तो मजा नहीं आएगा। तो हमने पहले 5-7 मिनट तक दोनों के बीच में माँ समझा रही ये जो काम कह रहे हैं कर लेना, ये तेरा बाप है, मान जा, वो मना कर रहा है। उसके बाद एंड में क्रिसेंडो में पहुंच के वो बोलता है कि आप मेरे टुकड़े कर दो, भीख नहीं मांगूंगा। तो पता चलता है बाप बेटे को भीख मांगने में बिठा रहा है, और उसका खानदानी, वो बोलता कि खानदानी बिजनेस है, तेरे बाप दादा यही करते थे, तू भी कर, इसमें क्या बुराई है। वो मान नहीं रहा, और घर से बोलता निकाल दूंगा, घर से निकाल दूंगा, तो ये घर मेरे तेरे माँ की चूड़ियां बेच के खरीदा था, बाहर निकल घर से। तो फिर वो नेताजी आ जाते हैं, उसको समझा देते हैं और वो बैठ जाता है। I think the interesting part is नेताजी का रोल as well, because इसमें भी काफी इंटरेस्टिंग नेताजी वही बोलते हैं ना कि भाई हम लोगों का जो हाल है उसमें, तो ये सब चीजें क्या होता है, कई बार एक आइडिया आ जाता ना, फिर उससे निकलती चली जाती हैं चीजें और बनती चली जाती हैं। दूसरा और इस तरह का एक प्ले हमने किया था, इस फेस्टिवल में किया है कि नहीं, वो 3-4 प्ले तो हुए थे अभी। एक तो ये हुआ था और एक का हाँ लेटेस्ट किया था, एक लेखक की मौत, वो भी सटायर है। वो इस चीज़ पे सटायर है कि पहले हमारे यहाँ सीरियल में जो
डायलॉग और स्क्रिप्टिंग थी वो कितनी अच्छी थी। बुनियाद के टाइम या वो सब सीरियल चल रहे थे जो पुराने, जिसमें कहीं ना कहीं राइटर पता चलता था, संवाद अच्छे होते थे, संस्कार थे, सब थे। धीरे धीरे जो डिटोरिएशन हुआ है कि अब बाथरूम से भी हीरोइन निकल रही है तो सजी हुई है है ना। तो इसमें राइटर ये बोलता, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखाते हैं कि बुनियाद या पहले के सीरियल में सीन कैसे होता था, और फिर वो राइटर ये बोलता है कि समय बदलना ही था, धीरे धीरे चैनल की हुकूमत हो गई और हम जो लिख रहे हैं वो ऐसा है। उसी सीन को हम आज के कॉन्टेस्ट में करते हैं जो पूरा लाउड है, भर भर के एक्टिंग हो रही है, उसमें सीक्रेट एक्टिंग हो रही है, सेम डायलॉग सेम है ना, और शूटिंग चल रही है और राइटर जो है ना बीच में घुस जाता है क्योंकि उसके लिखे हुए संवाद नहीं बुलवाया जाना है। चैनल ने बोला ये चेंजेस करो, वो बोलता कि ये क्या हो रहा है, आप गाली गलौज दिलवा रहे हैं, बोलता है ऐसा चैनल बोला, वो चैनल छोड़िए बोले। तो बहुत झगड़ा कर लेता वो राइटर डायरेक्टर से कि आप क्या बुलवा रहे हैं, मेरे लिखे हुए संवाद बुलवाइए, और मुझसे मेरे संवाद नहीं बुलवाने तो लिखवाए क्यों। तो बोलता है सर चैनल वालों की सुननी पड़ती है आजकल, ऐसा है वैसा वैसा। तो झगड़ा हो जाता, बहुत झगड़ा हो जाता। असिस्टेंट उसको बाहर ले जाता, चाय वाय पीते हैं चलो, तब डायरेक्टर को वो इशारा करता तो आप शूट कर लो, डायरेक्टर यहाँ शूट कर देता। और बाद में असिस्टेंट आता है और बोलता है सर मैंने उसको समझा दिया है, कल से वो वही लिखेगा जो आपको चैनल वालों को चाहिए। तो सब लोग खुश हो जाते हैं। इतने में दिखाते हैं राइटर आया है, बेचारा लंगड़ाता हुआ आ रहा है, असिस्टेंट ने उसकी पिटाई करके लिखवा लिया उसे जैसा चाहिए था। तो डायरेक्टर बोलता है ये क्या, बोले सर मान ही नहीं रहा था, अब ये कल से वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। एंड राइटर क्राइड फ्रॉम द ऑडियंस की देख रहे हैं क्या हाल कर दिया सालों ने, और अनशन लिखवा लिया सब लोग, क्या हाल हो रहा है चैनल का, सीरियल का। मैं भैया अपने गांव चला जाऊंगा, मुझे नहीं लिखना। तो वो बोलता आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, धन्यवाद। आप में से कोई मेरे एक कप चाय पृथ्वी कैफे में पिला सकेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं गांव चला जाऊंगा। तो एक आदमी उठता है, बोलता चलिए मैं चलता हूँ। फिर उससे पूछता है वो कि आप क्या करते हैं, बोले मैं छोटा मोटा प्रोड्यूसर हूँ, कहानी ढूंढ रहा हूँ। तो फिर इसको पर लग जाते हैं, फिर बोलता है तो आप सही जगह आए हैं, चलिए वहीं बात मतलब कुत्ते के पूछ चली। तो इस तरह है, पर लोगों को बहुत सारी जगह शो किए हम। Oh, this is brilliant. So this is all we keep writing, छोटे सर छोटे। एक क्वेश्चन है, हाँ। एक ही प्ले बार बार करके बोर नहीं हो जाते? Like 450 shows, 500 shows. नहीं ऐसा नहीं होता है, हर बार हमको ऑडियंस नहीं मिलती है। ऑडियंस जब रिस्पॉन्ड करती है तो फिर हम भूल जाते हैं इस नाटक कितने शो हुए। हाँ, बट कई बार बहुत सारे प्लेज हम इसीलिए भी रोक देते हैं, जैसे चिंतामणि अभी रोका हुआ है, इस फेस्टिवल में नहीं किया, कि गैप पड़ने के बाद फिर से फ्रेशनेस आ जाती है। जब एक्टर पढ़ाते हैं कि अरे शो नहीं हो रहा सर, तो बोलता हूं रुको थोड़ा, तो जो वो एक्साइटमेंट है दोबारा आ जाता है जब आप गैप दे देते हैं। ये सब सर इतनी लाइनें साथ में याद रखना, मतलब आपको रीटेक का तो कोई चांस है ही नहीं। आज आप हम लोग कर रहे हो, कल दूसरा कर रहे हो। हम लोग कर ही ये रहे हैं 40 साल से, तो फिर आदत पड़ गई। 6 o'clock का एक शो है तो 9 o'clock का दूसरा है। वो तो सेम ही होता है। सेम डे पे हो गया ना, लेकिन सेम शो नहीं होता ना कभी कभी। हाँ कभी कभार नहीं, अब पृथ्वी पे तो सेम होता है, लेकिन सुबह जैसे हम लोगों का एक बच्चों का प्ले है चंदू की चाची, वो था, शाम को दूसरा था, तो उसमें कुछ एक्टर कॉमन थे, बट देन इट्स ए प्रैक्टिस, उनको पता है ना। उतना बाय हार्ट रहता है सब, इतने प्लेस किए हुए हैं। तो फिर तो महीने रिहर्सल्स चलती ही होंगी। हाँ, एक महीने से भी ज्यादा। याद ही हो जाए, दूसरे डायलॉग। हाँ सबका, हम सबके डायलॉग सबको याद होते हैं, क्योंकि स्टेज पे कोई दर्द हो तो कोई ना कोई संभाल लेता है, पता नहीं चलता दर्शक को। So, जब आप लिखते हो, when you sit to write, is there a particular time? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जब मन हुआ। How एक ये हमारे बहुत पुराने मित्र थे राइटर, तो मैं उनके साथ वो उनके एक नॉवल पे फिल्म बन रही थी बहुत साल पहले, तो मैं थोड़े दिन उनके साथ राइटिंग में असिस्ट कर रहा था। तो कई बार ग्वालियर में रहते थे वो, उसी तरफ सब शूटिंग थी, तो कई बार वो
जा रहे होते हैं गाड़ी में, मैं उनके साथ जा रहा होता हूँ, सडनली बोलेंगे रुको रुको रुको, कुछ उनको थॉट आया तो सिगरेट पीते तो सिगरेट पे ही डब्बे पे लिख लेते थे, वो भूल ना जाए फिर। सो ये जो है ना, ऐसा है कि आपको कोई दिमाग में आया विचार, तो अगर आपने पेपर में उतार लिया तो ठीक है, नहीं तो कई बार वो फिर तो छूट गया। हाँ। आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं फिल्मालय स्टूडियो यहाँ हुआ करता था, अम्बोली पे है अभी भी, और पहले बहुत बड़ा स्टूडियो था वो। आपने देखा वहाँ एक चर्च है, चर्च के थोड़े बाद से लेके और एंड तक पूरा स्टूडियो था। एस मुखर्जी जो है, जो काजोल के समझ लीजिए दादा, उनका था वो। तो वहाँ 2 साल का डिप्लोमा था एक्टिंग का, वो मैंने वहाँ से स्टूडियो के अंदर से किया। और फिर फिल्मों के चक्करों में था, लेकिन देन थिएटर पता नहीं कहाँ से धीरे धीरे एडिक्शन तो था ही। फिर अपनी कंपनी बनाऊंगा ये सोचा नहीं था, बट हो गया, शायद इसी के लिए भगवान ने भेजा होगा। तो अब तो बहुत जिम्मेदारी का काम हो गया है, क्योंकि नए एक्टर्स को, अभी समर टाइम में मेरे बच्चों के वर्कशॉप होते हैं पृथ्वी पे 4, 6 से 9 और 12 से 16 साल के, 10 से 16, तो वो करता हूँ मैं। बम्बई से बाहर जाता हूँ स्कूल वगैरह में वर्कशॉप करने, तो ये सब भी साथ में चलता रहता है। ये वर्कशॉप्स में से कोई निकला है जो परस्यू किया है आगे बच्चों ने? हमारे बहुत सारे वर्कशॉप के बच्चे जो बड़े होके हमारा ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। देन आई एम डूइंग लॉट ऑफ पर्सनल कोचिंग ऑल्सो। लॉट ऑफ एक्टर्स जिनको मैंने कोच किया वो फिल्मों में है। कीर्ति कुल्हाड़ी वॉज माई स्टूडेंट। देन ये अभी एक सीरियल चल रहा था, बड़े अच्छे लगते हैं, उसका जो मेन एक्टर है वो नकुल मेहता, ही वॉज माई स्टूडेंट। फिर वो शेखर सुमन का बेटा है, वो माई स्टूडेंट था। सो बहुत सारे हैं जो। और आप ये गेज कर पाते हैं कि इनमें वो पोटेंशियल है? डू यू फील के गट फीलिंग आती है? ये जो है ना, ऐसा है कि आई हैव बीन हायर्ड फॉर पर्टिकुलरली फॉर दीज पीपल बाय द प्रोड्यूसर, तो वो तो पता चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पता चलता है इसमें कुछ दम नहीं है। अच्छा। उसको फिर घुमा फिरा के समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा काम हमारे वर्कशॉप में सिर्फ यही नहीं है कि हम उनको अच्छी एक्टिंग सिखाएं, बल्कि कुछ लोगों को ये समझाना है कि आपको एक्टिंग नहीं आती, आप दूसरा काम करो। ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, मैं तो यू हैव टू ट्रेन अदरवाइज आल्सो टू से। नहीं, 15 दिन का वर्कशॉप मेरा होता है, उसमें समझ में आ जाता है कि 2 दिन में ही समझ में आ जाता है हमको कि ये इसमें दम नहीं है। नहीं है, तो समझा देते हैं कि भाई आप क्यों 4 साल बाद आपको खुद रियलाइज हो कि मेरे को काम नहीं आता, कुछ और करना है, करके तो आप फिर माँ बाप के पैसे खराब करोगे, समय खराब करोगे। तो अभी समझ लो ना, 15 दिन ही खराब हुए ना अभी, तो बट नहीं समझते लोग। मतलब ये क्रेज जो है ना, जैसे कहो ना, ये बहुत ही, एक्टिंग का मतलब है बहुत होश का काम है, ये जोश का काम नहीं है। और बाकी सारे लोग जोश में, एक मीडिया का मतलब उस चाम है, और वो भी क्या है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। एक कहीं ऑडिशन किसी फिल्म सीरियल के लिए होता है तो हजारों लोग खड़े होते हैं, उनमें से कौन सिलेक्ट हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो मतलब जिनसे कह लीजिए कि शॉर्टकट जैसे लोगों को लगता है कि किसी ने पढ़ाई नहीं की है, वो चलो अच्छी शक्ल है, बट आप देखिए कि जो अच्छे एक्टर हैं उनको फिल्मों में चाहे थिएटर में, उनको आप उंगली पे काउंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं है देखा जाए तो सही मामले। बाकी तो सब हीरो और एक्टर 2 अलग अलग कैटेगरी हैं। हीरो तो वो हैं जिनके, जो जिसे कौन रेस में दौड़ने वाले घोड़े हैं, जिनके ऊपर प्रोड्यूसर पैसे लगाते हैं और वसूलते हैं उनसे, बट दे आर नॉट एक्टर। और जो एक्टर्स हैं वो आप गिने चुने हैं, जिनको आप काउंट करते हो, जानते हो, जिसके बारे में सब पता ही अच्छे एक्टर। बाकी सब भीड़ है, मतलब 80% से ज्यादा भीड़ है जो इस प्रोफेशन में होते हुए भी सालों से लगे हैं, और मतलब काफी फ्रस्ट्रेशन भी है। तो दे हैव टू थिंक कि अब क्या होता है ना, कि ये आप अपने शहर से आ गए यहाँ, आप
का कुछ नहीं हो रहा है तो आप वापस नहीं जाओगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। प्रेशर हो जाता प्रेशर है, और लोग क्या कहेंगे, लोग थोड़े दिन कहते हैं, उसके बाद कोई कुछ नहीं पता। नोबडी हैज टाइम टू, सो वो उसी एल्यूजन में रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और फिर वो पड़े रहते हैं, फिर वो कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं, कैसे सरवाइव करना है उनको पता है। इससे बेटर है, आई सजेस्ट कि एवरी पर्सन, जो भी एक स्पेशली एक्टर्स, उनको एक टारगेट रखना चाहिए कि मैं 3 साल तक इसमें ट्राई करूंगा या 2 साल तक। उसके बाद उसके डिसीजन ले लेना चाहिए कि अब नहीं करना है, हमको कुछ और करना है। अगर फर्म होकर ऐसा करें तो इतना फ्रस्ट्रेशन ना हो। लेकिन वो अभी 20-20 साल तक लगे होते हैं कि कल शायद मेरा कुछ हो जाए, परसों शायद मेरा हो जाए, होप ज्यादा खींच जाता है। बट होता नहीं है ऐसा। तो बाय द टाइम आप 20 साल पुराने हुए, आप नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ गई। और दूसरी चीज, तब तक जो आज का एक्टर है वो अपडेट मिलेगा आपको, फिर वो नए तरीके। तो ये बड़ी दिक्कत तो है, लेकिन अभी किसको समझाएं। तो बहुत बड़े बड़े सपने लेके बम्बई लोग आते हैं, दे वांट टू ट्राई। मतलब इन एन एवरेज 2000 एक्टर ऐसा कहा जाता है कि बम्बई में रोज ट्रेन से उतरते हैं, एवरेज। माय गॉड। सर, आप जैसे राइटिंग में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, जी। अलग-अलग सेट डिजाइनिंग में क्या आप स्टेज सेटिंग? सेट डिजाइनिंग में करते हैं ना। सेट डिजाइनिंग में कई बार तो मैं सेट डिजाइन करता हूँ, कई बार किसी प्रोफेशनल को लेता हूँ, उसको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा ऐसा है, तो वो करते हैं। एनीथिंग यू हैव डन व्हिच इज ओके? हाँ, बहुत सारी बार किया है। जैसे कि ये प्ले था हम 5, उसको बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट, मैंने सिर्फ उसमें फर्नीचर रखा था, कोई विंग, कोई डोर्स, कुछ नहीं लगाए। सीधा जो पृथ्वी पे एंट्री एग्जिट है वही हमने यूज किया। हमने कहा वी डोंट वांट कि पीपल शुड फोकस्ड ऑन सेट, विंग्स लगाऊं, वी वांट पीपल शुड फोकस ऑन द थीम। तो हमने कलर्स जरूर यूज किए थे, चादर वगैरह, ये सब चीजें, पेंटिंग्स, बट हमने उसमें दरवाजे, विंग्स कुछ नहीं लगाए। तो डिपेंड करता है कि कौन सा। Is it something experimental that you have done, जो या फिर आपके जहन में कुछ है ऐसा करने का कुछ और आपको चांस नहीं मिला अभी तक? चांस की बात नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि हमारी दिक्कत मालूम क्या है कि हम पृथ्वी पे भी शो करते हैं और एक्सपेरिमेंटल में, और कई बार बाहर भी। हमें ऐसा सेट सोचना पड़ता है जो सब थिएटर में हो। तो जो अगर हमने सेट पृथ्वी के हिसाब से सोचा, जहां पॉसिबिलिटीज मिलियंस हैं, कि आप ऊपर से एक्टर को उतार लो, ऑडियंस के बीच से ले आओ, ये फैसिलिटी दूसरी जगह नहीं मिलती। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीडिजाइन अकॉर्डिंग टू थिएटर, सो दैट कंफ्यूज सम टाइम। क्योंकि यहाँ जो सुविधाएं हैं, यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ जो लाइट के एंगल्स हैं, वो दूसरे थिएटर में नहीं मिलती। तो एक्सपेरिमेंट तब हो सकता है जब हमारे पास एक पृथ्वी हो जहां हम 10 दिन शो कर रहे हो, तो फिर आप अपने हिसाब से चीजें बना लो। लेकिन अगर इसको शिफ्ट करना है या फिर और किसी सिटी में जाना है तो फिर मुश्किल होती है। सो एक प्ले एक थिएटर से दूसरे थिएटर में जाते ही उसके डायमेंशंस की वजह से उसमें बहुत सारी तकलीफें भी कई बार होती हैं, और कई बार कंफर्ट भी लेवल होता है। लेकिन आपका डिज़ाइन सेम नहीं रहता। स्टेज की विड्थ बढ़ जाती है, डेप्थ कम हो जाती है। अभी हम लोग कल जो शो कर रहे हैं उस थिएटर में उनकी डेप्थ बहुत कम है। अभी घूम रहा दिमाग में कैसे एडजस्ट करेंगे, तो ये सब है। बट एक्सपेरिमेंट इन सेंस कि थोड़ा बहुत तो हर प्ले में होता ही है, जो आप रेगुलर शोज कर रहे हैं। जैसे लाइट और सेट, दो चीजें ऐसी हैं जो प्ले को बहुत ज्यादा एनहांस करती हैं, बहुत सारा मतलब पोटेंशियल देती हैं, और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ाती हैं परफॉर्मेंस के अलावा। तो उस पर तो थोड़ा बहुत हमेशा चलते ही रहता है कि नया कुछ सोचें, नया कुछ करें। तब देखिए आपने बोला है तो नए प्ले में कुछ नया सोचेंगे। Maybe to reflect. ये सब है।
सो हमारा एंड का भाग ऐसा डिजाइन किया कि विल गिव यू अ पेपर, आपका माइंड स्क्रिबल करने के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई चित्रकारी करनी है, सिर्फ स्क्रिबल करना है। देखते हैं कि नेक्स्ट आपके प्ले में या कहीं राइटिंग में वो चीज रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं। इट्स एन एक्सपेरिमेंट। हाँ ठीक है। चलो ये जैसे थोड़ा यहाँ पे इंटरेक्शन हो सकता है, ये इसी जगह पे ये जो एक्सपेरिमेंट करना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे अच्छी बात है। एकदम ज्यादा पब्लिक होती है तो कोई बातचीत नहीं हो पाती। नहीं नहीं ठीक है, वो ठीक है। हाँ, आपके मन में, हाँ बस फ्रीडम अपने हाथ को दे दो। Explain. जिहा जंजाल। हो सकता है, टाइटल मिल गया सर। लिख दूं इस पे। आपका सिग्नेचर भी अगर हो सके तो। जी Now you can think on that. जिहा जंजाल। oh. See how ideas are born. Four. it was lovely। Thank you so much. Thank you। Thank पता नहीं you. आप लोग तो कलाकार हैं, हमने तो ऐसे ही बस। एक और भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों हाँ, नहीं हो चलो। सकता है। अब कुछ और अपने कलर्स ना, Yeah. उसी के अंदर से कुछ फॉर्म निकल जाएगा और ये थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के सेशन में। Thank you। बहुत मजा आया। माय प्लेजर। आप लोग पूछ रहे थे इसलिए हुआ ऐसा, हमारा वन वे नहीं है ये। And thank you for organizing this. It's really nice. I'm glad I could make it. Glad you could Stay come. back. We are glad you did it. Yeah, I know. He agreed to come. That's a big thing. Yeah. It's a signature. सिग्नेचर नहीं है, बस ऐसे ही बना दिया है। Thank you. और कुछ? नहीं बस। Thank you so much. वन सेकंड, Yes, एक सेल्फी ले लो। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। Yeah. सर आप ये- यहाँ आए।